जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का सेशन जो देख रहे हैं दोस्तों नवंबर 2023 का है, प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक का। इसमें बता दें आपको दोस्तों, यह टॉपिक नंबर कितना है। यह टॉपिक नंबर 4 है। इससे पहले मैंने 3 सेशन करा दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए। इसका मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। प्रतियोगिता दर्पण नवंबर 2023 से कंप्लीट बुक हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो दोस्तों ये चौथा टॉपिक जो है ये किससे रिलेटेड रहेगा, तो आपको बता दें ये इंटरनेशनल टॉपिक से है ना। तो ये अंतर्राष्ट्रीय टॉपिक जितने भी इससे बन सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से जितने भी करंट अफेयर बनेंगे वो हम लोग करने वाले हैं पेज बाय पेज, है ना। तो ये 3 टॉपिक मैंने पहले करा दिया है, वो जरूर से जरूर देखिए, है ना। क्योंकि वॉल लाइनर क्वेश्चन मैंने करा दिया है 30 गो। उसके बाद जो 130 क्वेश्चन होता है सार संग्रह, वो भी मैंने करा दिया है। इससे पहले मैंने राष्ट्रीय घटनाक्रम भी करा दिया। अब आते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखते हैं, है ना। तो आइए सेशन को स्टार्ट किया जाए। देख रहे हैं स्मरणीय तथ्य मैंने करा दिया है, सार संग्रह भी मैंने कंप्लीट करा दिया है, फिर राष्ट्रीय घटनाक्रम भी करा दिया मैंने। अब आते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं उसे कवर किया जाए। तो जिसमें पहला पॉइंट्स क्या बनता है दोस्तों कि G20 शिखर सम्मेलन का नई दिल्ली में सफल आयोजन किया गया, ठीक है। तो ये देख सकते हैं एक भव्य दृश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तहत से तरह से कि सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहाँ पे देख सकते हैं G20 का लोगो भी है दोस्तों, है ना। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इसका विषय क्या था, विषय वस्तु क्या था और कौन अगला अध्यक्ष बनेगा, इससे पहले कौन था, हम लोग पूरे डिटेल्स में जानेंगे ना। तो आइए स्टार्ट किया जाए। तो देखिए G20 शिखर सम्मेलन की नई दिल्ली में सफल आयोजन जो हुआ है उसके बारे में देखिए पढ़ते हम लोग। विश्व की विकसित एवं उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के समूह जो है G20 का 18वां शिखर सम्मेलन भारत की मेजबानी में 9 से 10 सितंबर 2023 को संपन्न हुआ। कब हुआ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि 9 से 10 सितंबर 2023 को हुआ। कैमा शिखर सम्मेलन है, यह भी इंपॉर्टेंट है कि 18वां शिखर सम्मेलन है ना। और अगला कहाँ होगा वो भी हम आगे बताएंगे आपको। देखिए यहाँ पे लोगो देख सकते हैं G20 का ऐसे, है ना। और ये भारत 2023 इंडिया लिखा हुआ। देखिए और भी इसमें हम लोग डिटेल्स लेते हैं कि यह पहला ही अवसर था जब T20 का शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है दोस्तों, अपने भारत में आयोजित हुआ है। अत्यधिक भव्य एवं सुव्यवस्थित तरीके से प्रगति मैदान के भारत मोडियम इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन का थीम क्या था, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, है ना। थीम क्या था, तो थीम था वसुधैव कुटुंबकम। इसका अर्थ देख सकते हैं, तो इसका अर्थ है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, है ना। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसे आप अंडरलाइन कीजिएगा, ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर इस सम्मेलन का थीम है 2023 का। देखिए G20 सदस्य के साथ जो है व्यापार का एक चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो वो एक तरह से देख सकते हैं कि निर्यात कौन से देश कितना किया है, आयात कौन किया है। ये सारे जितने भी आंकड़े हैं ना दोस्तों, ये क्या चीज़ में, मिलियन अमेरिकी डॉलर में, है ना। तो देख सकते हैं यूरोपीय संघ से कितना हुआ है। और ये निर्यात जो है दोस्तों पर्पल कलर और स्काई ब्लू जो है ये आयात है ना, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ज़्यादा कौन है दोस्तों, चीन के साथ आयात किया गया है, अमेरिका है, फिर यूरोपीय संघ है, रूस है, सऊदी अरब है। यहाँ पे और भी छोटे छोटे देश दिए, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका। लेकिन सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड में रहा है दोस्तों और सबसे ज़्यादा करने वाला तो चीन रहा है। उसके बाद अमेरिका, यूरोपीय संघ, तब रूस, तब सऊदी अरब, है ना। आइए फिर इसमें हम लोग आते हैं इस पर। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन तथा 1 वर्ष तक समूह की गतिविधियों के संचालन हेतु इसकी अध्यक्षता पिछले 17वां सेशन हुआ था, उसमें बाली में हुआ था। बाली कहाँ पड़ता है दोस्तों, इंडोनेशिया में, है ना। शिखर सम्मेलन के उपरांत 1 दिसंबर 2022 से ही भारत को यह अध्यक्षता प्राप्त हो गया था। तो यहाँ देख सकते हैं सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G20 शिखर सम्मेलन के प्रक्षेपण में 9 से 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली विश्व के शीर्षस्थ नेताओं की हलचल का केंद्र बना रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन,
ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। ब्राज़ील के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति वर्तमान में हैं जोको विडोडो। कनाडा के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं जस्टिन ट्रूडो। तुर्की के राष्ट्रपति हैं रेसेप तैयब एर्दोगन। और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं यून सुक योल। और अर्जेंटीना के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ पे देख सकते हैं अर्जेंटीना के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं अल्बर्टो फर्नांडीज। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज। और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल माइक्रो है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शुल्ज हैं। और इटली के प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जिया मेलोनी है ना। और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा। और सऊदी अरब के क्राउन कौन है? प्रिंस एवं मोहम्मद। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस एवं प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान भी थे। तथा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे थे। इतने लोग आए हुए थे, है ना। और यूक्रेन मुद्दे के चलते रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन व अन्य कारणों से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग व्यक्तिगत रूप से सम्मेलन में उपस्थित नहीं रहे तथा रूस का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री किए थे, है ना। सरगेई लावरोव किए थे। वह चीन का प्रधानमंत्री जो ली कियांग वो आए थे, उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। और मोरक्को के प्रतिनिधित्व भी वहाँ की अर्थव्यवस्था की मंत्री जो है राक्विल सांचेज ने किया था। समूह के G20 सदस्य यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लियोन व यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष जो है चार्ल्स मिशेल ने किया। अन्य विशेष आमंत्रितों में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी, मॉरिशस के प्रधानमंत्री परविंद जगन्नाथ व नीदरलैंड के प्रधानमंत्री यार्क रुद्र और नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला तिनुबू और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लीसन लुंग व संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहायन कहते हैं। जो अफ्रीकी संघ जो है इसे G20 का नया 21वां सदस्य इस शिखर सम्मेलन में बनाया गया है ना। तो अब कितने हो गए दोस्तों? 21 सदस्य देश हो गए हैं। अब पहले कितना था? 20 था, ठीक। अब टोटल हो गया है 21 जो दक्षिण अफ्रीका संघ अभी जुड़ा है। बता दें कि अध्यक्ष जो है अंजाली अंशुमानी शामिल थे। और अंशुमानी को उद्घाटन सत्र के दौरान ही बाद में अस्थायी सदस्य की सीट पर भी बैठा दिया गया। तो यूरोपीय संघ के बाद अफ्रीकी संघ G20 सदस्य के रूप में शामिल होने वाला दूसरा संघ है। और अफ्रीकी महाद्वीप 55 देश अफ्रीकी संघ में शामिल है। बता दें कि अफ्रीकी संघ के सदस्य बनने से G20 की सदस्य संख्या अब कितना हो गया है? 21 हो गया है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जो है एंटोनियो गुटेरस, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख टेड्रोस गैब्रियसस, विश्व बैंक के अध्यक्ष जो है अजय बंगा और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मनी फंड के प्रबंधक निदेशक जो है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा व विश्व व्यापार संगठन जो है WHO के महानिदेशक जो हैं नागोजी ओको जो इवेला भी इस सम्मेलन में भाग लेने वाले में शामिल थे, है ना। खाद्य सुरक्षा, जलवायु एवं ऊर्जा विकास, स्वास्थ्य एवं डिजिटल लाइसेंस आदि मुद्दे पर भी 2 दिन तक चले इस शिखर सम्मेलन में चर्चा का मुख्य मुद्दे थे। और सम्मेलन का उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व कल्याण के लिए सभी देशों को एक साथ चलने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि विश्व की पुरानी समस्याएं अब नए समाधान की मांग कर रहा है। ये यहाँ पे क्या दिया हो इसको देखते हैं हम लोग। G20 का एक संक्षिप्त परिचय है दोस्तों। हमने तो ये डिटेल्स में पढ़ा है और इसका संक्षिप्त एक परिचय है जो ये जानते हैं हम लोग। G20 विश्व की प्रमुख विकसित एवं बढ़ती अर्थव्यवस्था का एक मंच है जिसका गठन कब हुआ था दोस्तों? 1997 के एशियाई वित्तीय संकट के परिप्रेक्ष्य में 1999 में किया गया था, है ना दोस्तों। इसकी स्थापना होती है 1999 में।
मूलतः वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के इस मंच का ही 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के प्रभावी रूप से जवाब देने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्षों या सेना अध्यक्षों के लिए उच्च स्तरीय 2008 में किया गया था। तो 2008 से पहले इस समूह के सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों, केंद्र मंत्रियों के और केंद्रीय बैंकों के जो गवर्नर की वार्षिक बैठक होती थी और G20 का शिखर सम्मेलन का सिलसिला 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट के बीच शुरू हुआ था। ऐसा पहला सम्मेलन नवंबर 2008 में वाशिंगटन अमेरिका में तथा दूसरा अप्रैल 2009 में लंदन ब्रिटेन में संपन्न हुआ और 2010 तक G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष में दो बार होता था, है ना दोस्तों। वर्ष में कितने बार? 2 बार होता था, जिसमें वैश्विक मंदी से उबरने के लिए तौर तरीकों व उस संकट से उपजी अन्य समस्याओं से निपटने के लिए वैश्विक रणनीति पर विचार विशेषतः किया जाता था। मंदी की तीव्रता पर नियंत्रण के बाद 2011 से यह सम्मेलन वर्ष में एक बार होने लगा था। 2011 से कितना बार होने लगा था दोस्तों? मात्र 1 बार होने लगा था, है ना। इसी श्रृंखला में 18वां शिखर सम्मेलन अब 9 से 10 सितंबर 2023 को भारत की मेजबानी में संपन्न हुआ है। नई दिल्ली में 18वां शिखर सम्मेलन अफ्रीकी संघ के सदस्य एक नया बना है, जो G20 के सदस्य में अब 21 हो गया है टोटल संख्या। तो अफ्रीकी संघ के सदस्य बन जाने के बाद समूह G20 में अब अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मोरक्को, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, ब्रिटेन व अमेरिका के अतिरिक्त यूरोपीय संघ व अफ्रीकी संघ भी शामिल है ना। G20 शिखर सम्मेलन यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। बता दें G20 की शक्ति एवं सतर्कता का आकलन इससे किया जा सकता है कि अफ्रीकी संघ की सदस्यता से पहले विश्व की 2/3 जनसंख्या जो है G20 में निवास करती थी तथा वैश्विक सकल राष्ट्रीय उत्पाद के 85% भाग का उत्पादन इन देशों के द्वारा ही किया जाता था तथा वैश्विक व्यापार का 75% इन देशों के द्वारा ही संपन्न किया जाता था। तो देख सकते हैं यहाँ पे G20 शिखर सम्मेलन जो है 2008 से जो शुरू हुआ है, पहले वाशिंगटन DC में सबसे पहला हुआ था, उसके बाद अप्रैल में लंदन में हुआ, फिर 2009 में, क्योंकि ये प्रत्येक वर्ष में 2 बार होता था, 2011 से दोस्तों ये प्रत्येक वर्ष में मात्र 1 बार होने लगा। उस समय से अभी तक वैसा ही चलते रहा है। भारत में पहली बार हुआ है। और बता दें इससे पहले 2022 में कहाँ हुआ था? बाली इंडोनेशिया में हुआ था। 18वां जो हुआ है यह नई दिल्ली भारत में हुआ है। और 2024 में कहाँ हुआ? तो रियो डी जेनेरो यह प्रस्तावित है ब्राज़ील में होगा, ठीक है, 2024 में। इस शिखर सम्मेलन में जो है साझा घोषणा पत्र जारी करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। यूक्रेन युद्ध के कारण सभी देश को विभिन्न मुद्दों पर एक मत करना कितना कठिन कार्य था, इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि विगत 9 महीने में भारत की अध्यक्षता में G20 की जितनी भी मंत्री स्तरीय बैठक हुई है, उनमें से किसी में भी साझा घोषणा पत्र जारी नहीं हो सकता था। भारत के कूटनीतिक प्रयासों से यूक्रेन मुद्दे पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कि दोनों ध्रुव विरोधी विचारधाराओं को इन पर संतोष रहा है तथा घोषणा पत्र के सभी 83 बिंदुओं को निर्विरोध सभी ने स्वीकार किया है। आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरा बताते हुए आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा इसमें की गई है। तो जलवायु संकट से निपटने के प्रयास में तेजी लाने तथा ईंधन के रूप में कोयले के इस्तेमाल में कमी लाने की दिशा में प्रयास तेज करने की बात जहां दिल्ली घोषणा पत्र में की गई है, वहीं वित्तीय संकट के दौर पर गुजर रहे विकासशील देशों के संकट को प्रभावी ढंग से सुलझाने तथा तेज, सस्ते, अधिक पारदर्शी व समावेशी सीमा पार भुगतान को बढ़ावा देने का संकल्प इसमें
लिया गया है। इससे जुड़े और पॉइंट्स क्या है कि G20 शिखर सम्मेलन के सिलसिले में विश्व के अनेक अग्रणी नेताओं का प्रवास जो है नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर को रहा। इस अवसर पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला ड सिल्वा, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शुल्ज और कोमोरोस के राष्ट्रपति जो है अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष अंजाली असमानू, तुर्की के राष्ट्रपति, ये जितने भी थे उनके साथ जो है यह वार्ताएं भी प्रधानमंत्री मोदी की हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक दृश्य के रूप में यहाँ पे कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता यहाँ पे ऋषि सुनक के साथ हुआ। फिर यहाँ पे देख सकते हैं बांग्लादेश के साथ हुआ। बता दें कि इस सम्मेलन में जो है दोस्तों, यह सम्मेलन से इतर ही एक अन्य कार्यक्रम के तहत भारत व अमेरिका ने चीन की BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना को प्रत्युत्तर में भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर जो है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के निर्माण का घोषणा अलग से एक बैठक में की है। इस कॉरिडोर के जरिए बता दें आपको कि भारत, इसराइल, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन व यूरोप के बीच व्यापार आसान हो जाएगा। यह 10 सितंबर को सम्मेलन के तीसरे अंतिम सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक संचार एवं स्वरूप में हुए परिवर्तन के हवाला देते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के सुधारों व आवश्यकताओं को पुनः प्रतिपादित किया है। इसमें पूर्व सभी आमंत्रितों के सम्मान में रात्रि भोज में मेजबानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 सितंबर को ही की थी और 10 सितंबर को सम्मेलन के समापन से पहले सभी वैश्विक नेताओं ने राजघाट में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित किया और सम्मेलन के समापन सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने G20 की अध्यक्षता का प्रतीक गेविल ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ड सिल्वा को सौंप दिया G20 की अध्यक्षता। अब जो है 1 दिसंबर 2023 से औपचारिक रूप से ब्राज़ील के पास आ गया है। G20 का आगामी 19वां शिखर सम्मेलन अब ब्राज़ील में रियो डी जेनेरो में होने वाला है। इसमें भारत अभी 1 वर्ष और G20 के ट्रोइका में रहेगा। सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग वाला अभी सब्जेक्ट जो है दोस्तों यह बना हुआ है कि इंडिया के स्थान पर भारत का उपयोग किया गया है। तो देखिए ये भारत का उपयोग इंडिया के स्थान पे। तो इस शिखर सम्मेलन में एक विशेष उल्लेखनीय बात यह रही है कि अपने देश को इंडिया के स्थान पर भारत नाम से प्रस्तुत किया गया। सम्मेलन में मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेम प्लेट पर जो है प्राइम मिनिस्टर भारत के रूप में दर्शाया गया है। तो यहाँ पे आपको एक दृश्य दिखाते हैं दोस्तों, देखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्लेट, यहाँ पे जो है नेम प्लेट पे आगे में क्या है, भारत है ना दोस्तों। इससे जुड़े ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हाईलाइट है। तो इसका इन नेम प्लेट पर जो है प्राइम मिनिस्टर भारत के रूप में दर्शाया गया है। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से मेहमानों के लिए आयोजित रात्रि भोज के निमंत्रण पर राष्ट्रपति को भी प्रेसिडेंट ऑफ भारत के रूप में दर्शाया गया था। तो सरकार की इन जो है पहलों से देश का नाम इंडिया या भारत इस मुद्दे पर राष्ट्रव्यापी बहस शुरू हो गया है। और नेक्स्ट टॉपिक बनता है दोस्तों आसियान। आसियान का जो है 43वां शिखर सम्मेलन संबोधित बैठकें जकार्ता में संपन्न हुआ है। कहाँ पे हुआ दोस्तों? जकार्ता, इंडोनेशिया में हुआ है ना। तो इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए कि दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों के समूह आसियान जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का 43वां शिखर सम्मेलन उससे संबंधित है। यहाँ पे देख सकते हैं लोगो दोस्तों, आसियान इंडोनेशियाई 2023 का। यहाँ पे अन्य बैठकों में इंडोनेशिया ने जकार्ता में बता दें 5 से 7 सितंबर 2023 को संपन्न हुआ 18वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन तथा भारत सहित कुछ अन्य देशों के साथ आसियान की बैठक तथा ASEAN+3 बैठक, मतलब 3+ क्या है, ASEAN+3
चीन, दक्षिण कोरिया और जापान के साथ आसियान का बैठक हुआ है ना। आदि इन अन्य बैठकों में शामिल थे। भारत आसियान का सदस्य नहीं है, किंतु वार्ता भागीदारी होने के नाते आसियान के साथ अलग से शिखर सम्मेलन आसियान प्लस भारत शिखर सम्मेलन के प्रतिवर्ष वह करता रहता है ना। तथा आसियान के बता दें तत्वाधान में होने वाली पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में भी भारत शामिल रहता है। आसियान के 10 सदस्य में से इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, म्यांमार, सिंगापुर, कंबोडिया, लाओस, ब्रुनेई, थाईलैंड व वियतनाम शामिल है ना। तथा शीघ्र ही तिमोर लेस्ते भी इसमें 11वां सदस्य होगा। तिमोर लेस्ते को नए सदस्य के रूप में समूह में शामिल करने का भी निर्णय लिया जा चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो अभी वर्तमान में है जोको विडोडो ने की अध्यक्षता में आसियान शिखर सम्मेलन का 43वां शिखर सम्मेलन किए हैं। यह 5 से 7 सितंबर को 2023 में संपन्न हुआ है। और म्यांमार के अतिरिक्त बता दें, म्यांमार के अतिरिक्त संगठन के सभी अन्य सदस्य राष्ट्रों के सम्मान प्रमुख, राष्ट्रों के शासन प्रमुख इस सम्मेलन में उपस्थित थे। स्थिति को सामान्य करने के लिए आसियान के द्वारा म्यांमार को 2021 में सुझाई गई 5 सूत्रीय योजना को अपनाने में विफल होने के कारण म्यांमार के जो है उच्च सैन्य पदाधिकारियों व उनके द्वारा नामित प्रतिनिधित्व मंडल की आसियान शिखर सम्मेलन में भागीदारी को इस बार भी प्रतिबंधित रखा गया है, मतलब उन्हें नहीं बुलाया गया है ना। इसी सिलसिले में एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के तहत चक्रानुसार क्रम के तहत म्यांमार के लिए 2026 के लिए निर्धारित आसियान अध्यक्षता भी रद्द करते हुए यह अध्यक्षता फिलीपींस को सौंपी गई। यानी कि जो गलती किया है इसने म्यांमार में 2026 में आसियान शिखर सम्मेलन होने वाला था, अब उसे कैंसिल करके अब किसे दे दिया गया है, फिलीपींस को दे दिया गया है ना, सौंपी गई है। संगठन के नए प्रस्तावित 11वें सदस्य तिमोर लेस्ते के प्रधानमंत्री जो है सनान गुस्माओ ने भी पर्यवेक्षण के तौर पर इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया। आसियान जो है दक्षिण पूर्वी एशिया के 10 राष्ट्रों का एक संगठन है जिसकी स्थापना कब होती है दोस्तों, तो 8 अगस्त 1967 को होती है। 8 अगस्त 1967 को मूलतः 5 देश उस समय थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड है। आसियान जो है आसियान घोषणा पत्र जो बैंकॉक घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है पर हस्ताक्षर के साथ ही हुई थी। 1984 में ब्रुनेई इसका 6ठा सदस्य, 95 में वियतनाम बना, 97 में लाओस बना, म्यांमार और कंबोडिया 1999 में इसका सदस्य बना। इसके सदस्य देशों की संख्या अब 10 है। 2024 तक तिमोर लेस्ते ईस्ट तिमोर की सदस्यता की सभी औपचारिकताएं पूरी होने के यह तिमोर लेस्ट आसियान का 11वां सदस्य हो जाएगा। वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी इस समूह का आदर्श वाक्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। इस समूह का आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों, तो वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, है ना, मोटो है इसका। तो आसियान का पहला शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में बाली में कब हुआ था, 1976 में हुआ था। मनाली में 87 में हुआ था शिखर सम्मेलन। इसके बाद 5 वर्ष के अंतराल पर यह शिखर सम्मेलन का फैसला लिया गया। उसके बाद दोस्तों कितने वर्ष होगा, 5 वर्षों के अंतराल पर लिया। किंतु 92 में यह 3 वर्ष पे कराने का तथा 2011 में यह प्रतिवर्ष कराने का फैसला किया गया। और 2007 से आसियान शिखर सम्मेलन वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। 2007 से 2 बार होता है। आसियान के 3 अन्य मजबूत अर्थव्यवस्थाएं कौन कौन है दोस्तों, चीन है, दक्षिण कोरिया और जापान शामिल करते हुए आसियान 3+ का गठन 1997 में भी किया गया था। आसियान के साथ विश्व के अन्य अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ते हुए भी पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन की शुरुआत 2005 से हुई थी। इससे आसियान के 10 सदस्यों के साथ 8 अन्य जो है राष्ट्र जो भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस और अमेरिका भी शामिल है। रूस और अमेरिका को 2011 में 6ठे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में ही शामिल किया गया था। रिश्ते में मजबूत लाने के लिए भारत सहित
अन्य वार्ता भागीदारी देशों के साथ अलग से सालाना शिखर सम्मेलन बैठक आसियान के द्वारा प्रतिवर्ष संपन्न की जाती है। वर्ष 2023 में भारत के साथ ऐसी G20 बैठक आसियान के द्वारा संपन्न की गई थी। यहाँ पे एक इसका दृश्य देख सकते हैं दोस्तों आप लोग। आसियान इंडोनेशिया में जो हुआ है, सारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति एक दूसरे को कैसे कर रहे हैं, है ना। 43वां आसियान समिट था। ग्रुप फोटो है एक। नेक्स्ट है दोस्तों आसियान भारत का 20वां शिखर सम्मेलन। आसियान व भारत का 20वां शिखर सम्मेलन हुआ है ना। इसके बारे में देखिए, जकार्ता में 7 सितंबर को आसियान के साथ भारत के 20वें शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत के गहरे आर्थिक व सांस्कृतिक संबंधों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारा इतिहास व भूगोल भारत व आसियान को जोड़ता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में आसियान की केंद्रीयता की पुष्टि करने के साथ ही आसियान को भारत की एक्ट ईस्ट नीति का केंद्रीय स्तंभ उन्होंने बनाया है ना। भारत जो है आसियान सहयोग मजबूत करने के लिए 20 सूत्री प्रस्ताव भी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रस्तुत किया। डिजिटल बदलाव व वित्तीय कनेक्टिविटी में सहयोग पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए डिजिटल भविष्य के लिए आसियान भारत कोष की स्थापना की घोषणा उन्होंने किया है। बता दें कि आसियान भारत का मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा का समयबद्ध तरीके से पूरी करने के आह्वान उन्होंने किया है। आसियान भारत शिखर सम्मेलन भागीदारी नेताओं का ग्रुप फोटो। यहाँ पे देख सकते हैं कि पारंपरिक सहयोग से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के साथ साथ खाद्य सुरक्षा के लिए भी एक साझा घोषणा पत्र भी अलग से इस सम्मेलन में जारी किया गया। भारत व आसियान देशों के बीच समुद्री सहयोग से भी पहली बार साझा घोषणा पत्र का शिखर सम्मेलन में जारी किया गया। बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में भाग ले रहे तिमोर लेस्ते की राजधानी दिल्ली में भारतीय दूतावास खोलने की घोषणा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घोषणा सम्मेलन में किया है। नेक्स्ट आता क्या है कि 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के बारे में देखिए। 18वां जो है पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन यह क्या है, तो बता दें कि एशियान के 43वें शिखर सम्मेलन के साथ 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन जकार्ता में ही 7 सितंबर 2023 को हुआ और आसियान का 10 सदस्यों के अतिरिक्त 8 अन्य देश जो है ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, भारत, न्यूजीलैंड, रूस, दक्षिण कोरिया व अमेरिका इसमें भागीदार रहते हैं। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के ही अध्यक्षता में यह सम्मेलन में आसियान राष्ट्रों के शासन प्रमुखों के अतिरिक्त व इन सभी 8 राष्ट्रों के प्रमुख अथवा उनके प्रतिनिधित्व शामिल थे। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस सम्मेलन में उपस्थित रहे। आसियान के नए सदस्य के रूप में शामिल किए जा रहे तिमोर लेस्ते ईस्ट तिमोर के प्रधानमंत्री सनाना गुस्माओ भी इसमें शामिल रहे। यहाँ पे एक दृश्य देख सकते हैं दोस्तों। 18th ईस्ट एशिया समिट 2023 का। यहाँ पे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन सबसे पहले कब हुआ, ये देखिए। पहले हुआ 2005 में 14 दिसंबर को हुआ था। कहाँ पे, मलेशिया में हुआ था। उसके बाद 2007 में 2 वर्ष के अंतराल पे हुआ था, फिलिस्तीन में हुआ था। उसके बाद फिर उसी साल हुआ था दोस्तों सिंगापुर में। फिर 2 साल बाद हुआ 2009 में थाईलैंड में। फिर 1 साल बाद हुआ हनोई वियतनाम में। फिर 1 साल बाद। उसके बाद दोस्तों प्रत्येक साल होते रहा है यह, है ना। और बता दें अभी जो हुआ है यह 2023 में कहाँ पे, जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ। इससे पहले कहाँ पे हुआ था, कंबोडिया में हुआ था। 2024 में कहाँ पे होने वाला है, तो कहाँ पे होने वाला है दोस्तों, लाओस में प्रस्तावित है ना। लाओस में प्रस्तावित है। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के भागीदारी राष्ट्र आसियान के 10 सदस्य व 8 अन्य सदस्य हैं, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं आगामी 19वां जो है एशिया शिखर सम्मेलन लाओस की मेज़बानी में अक्टूबर या नवंबर 2024 में आसियान के 45वें शिखर सम्मेलन के दौरान
संपन्न होगा। उसी समय आसियान के सदस्य के साथ जो है भारत का 21वां शिखर सम्मेलन भी संपन्न होगा। आसियान की आगामी 44वां शिखर सम्मेलन लाओस में मेजबानी होगा, जो अप्रैल से या मई में 2024 में होगा, जो प्रस्तावित है अभी। जबकि 45वां शिखर सम्मेलन कब होगा दोस्तों? अक्टूबर या नवंबर 2024 में होना है। नेक्स्ट क्या है? एमर्सन। नेक्स्ट क्या है कि एमर्सन मनंगवा जो है जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हुए। तो बता दें आपको, एमर्सन जो है मनंगवा यह किस पार्टी के हैं और ये दूसरे कार्यकाल के लिए कैसे नियुक्त हुए, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, ये 23 सितंबर को हुआ है ना दोस्तों। 23 सितंबर को संपन्न हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव निवर्तमान राष्ट्रपति एमर्सन मनंगवा को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए इनको निर्वाचित हुआ है। बता दें, इनकी जो सत्तारूढ़ पार्टी है, क्या नाम है दोस्तों? JNUPF पार्टी नाम है इनका। इसका कुछ फुल फॉर्म होता होगा, नहीं पता मुझे दोस्तों, है ना? आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अपने जो निकटतम उम्मीदवार हैं सिटीजन्स जो है कोलिशंस फॉर चेंज के, इनका पार्टी का नाम है दोस्तों। ये जो इनके विपक्षी पार्टी थे, नेल्सन चामिसा जो है, इनको हराकर यह पद जीते, है ना? पद पे कब्जा किया। और बताइए दोस्तों, यह जो है 2017 में सैन्य तख्तापलट हुआ था, उस समय इनको राष्ट्रपति बनाया गया था। और इससे पहले बता दें दोस्तों, यह 2017 से पहले क्या थे? तो वहाँ पे उपराष्ट्रपति थे, ठीक है ना? उससे पहले जो दोस्तों, उससे पहले कौन थे राष्ट्रपति? तो उससे पहले राष्ट्रपति थे रॉबर्ट मुगाबे थे। रॉबर्ट मुगाबे वहाँ के राष्ट्रपति थे। उनको जो है दोस्तों नज़रबंद करके इनको राष्ट्रपति बनाया गया था कुछ कारणवश से, है ना? उसके बाद से ये दूसरे बार राष्ट्रपति के पद से चुनाव लड़े और ये जीते हैं, है ना? अभी जो है इन्होंने जो अपना पद संभाला है 4 सितंबर को, ऐसे समय पे बागडोर एक बार पुनः संभाली है जब अर्थव्यवस्था गंभीर संकट के दौर से गुजर रही है जिम्बाब्वे का। नेक्स्ट क्या है दोस्तों कि भारतीय मूल के अर्थशास्त्री जो है थर्मन षणमुगरत्नम सिंगापुर के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। जो भारत मूल के अर्थशास्त्री हैं थर्मन षणमुगरत्नम, जो सिंगापुर के अभी नए राष्ट्रपति बने हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनको, थर्मन षणमुगरत्नम को, जो सिंगापुर के नए राष्ट्रपति बने हैं। 66 वर्षीय हैं, 16 सितंबर को शपथ लिए हैं। नेक्स्ट क्या आता है दोस्तों? भूमध्य सागरीय तूफान डेनियल से लीबिया के तटीय शहर जो है डेरना में बाढ़ से तबाही मच गया है। वहाँ पे भूमध्य सागरीय जो तूफान आया है डेनियल, लीबिया के तटीय शहर जो है डेरना, यहाँ पे दोस्तों बहुत ही बड़ी तबाही मचा है। यह भूमध्य सागर से उठे भीषण डेनियल तूफान के कारण विनाशकारी बाढ़ की स्थिति पूर्वी जो है लीबिया के तटीय इलाके में 10 सितंबर के बाद उत्पन्न हुआ है। यह तटवर्तीय जो यहाँ पे डेरना, सूसा व अल बहायदा जो है आदि शहरों में बाढ़ भारी वहाँ पे क्षति पहुँचाया है दोस्तों। सबसे ज़्यादा तबाही हुआ है वहाँ पे। और बता दें कि 10,000 से अधिक लोगों की वहाँ पे मौत हो गया दोस्तों। डेरना में 10,000 से भी अधिक लोगों की मौत हो गया। 20 सितंबर को यह पुष्टि किया जा चुका है, जबकि हजारों लोग लापता हैं दोस्तों। अभी इतना भयानक बाढ़ आया था वहाँ पे। गंभीर रूप से नष्ट हुई सड़कों के कारण राहत कार्यों में काफ़ी मुश्किलें आ रही थी। और राहत कार्य के दौरान जो है जीवित लोग कम, लाशें अधिक मिल रही थी। जीवित लोग कम मिल रहे थे और लाशें सबसे ज़्यादा अधिक मिल रही थी। यह मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है। और बताएं दोस्तों, इसमें बताया क्या गया, जबकि 10,000 से भी अधिक लोग लापता थे। इस प्रकार मरने वालों की संख्या 21,000 से भी अधिक होने की आशंका व्यक्त की गई है इसमें। यहाँ पे लगभग दोस्तों आपको बता दें 21,000 से भी अधिक लोग वहाँ पे मारे जा चुके हैं इस बाढ़ के कारण। नेक्स्ट क्या बनता है दोस्तों? भारत और बांग्लादेश के बीच जो वार्षिक रक्षा वार्ता का 5वें दौर ढाका में संपन्न हुआ है, उसके बारे में देखिए। तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो है वार्षिक रक्षा वार्ता का 5वें दौर जो है ढाका में संपन्न हुआ है। यह कब हुआ है? तो 28 अगस्त 2023 को संपन्न हुआ है। भारत की ओर से रक्षा सचिव जो है गिरिधर अरमाने ने किया और बांग्लादेशी समकक्ष लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज जमान के साथ बैठक के सह अध्यक्षता किया गया। इस उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बातचीत में भारत और बांग्लादेश ने सशस्त्र बलों के संबंधों पर चर्चा भी किया। दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा सहयोग की समीक्षा किया गया और इस पर संतुष्टि जाहिर की गई कि दोनों
दोनों देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यासों की संख्या की ओर से बढ़ाने पर भी बलवर्ता में दिया गया है ना। इससे पहले जून 2023 में भारत के थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे की बांग्लादेश की यात्रा के दौरान शीर्ष सैन्य अधिकारी से इनकी मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ने पर बल भी दिया गया है ना। भारत और बांग्लादेश के बीच ऐसी चौथी रक्षा वार्ता जो है अगस्त 2022 में नई दिल्ली में संपन्न हुई थी, जिसके लिए बांग्लादेश के सशस्त्र जो बलों के जो है प्रिंसिपल्स स्टाफ ऑफिसर्स जो है लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज जमान भारत आए थे। तब भारत की ओर से वार्ता की सह अध्यक्षता तत्कालिक रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार को दिया गया था, है ना। नेक्स्ट है कि अफ्रीकी देश जो है गैबोन में सेना के द्वारा निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया। तो पलट हुआ, उसके बाद निर्वाचित राष्ट्रपति अली बोंगे नज़रबंद हो गए। निर्वाचित जो राष्ट्रपति थे अली बोंगे, इनको नज़रबंद कर दिया गया है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। जो नाइजर के बाद अब जो है अफ्रीका का ही एक अन्य देश जो है गैबोन, सेना ने निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट करते हुए सत्ता पर नियंत्रण अगस्त 2023 में किया। और मध्य अफ्रीकी देश जो है गैबोन की सेना ने सत्ता पर कब्जा करने की घोषणा करते हुए राष्ट्रपति अली बोंगे ओंडिम्बा को 30 अगस्त 2023 को तड़के के उस समय गिरफ्तार कर नज़रबंद कर दिया गया, जब 26 अगस्त को संपन्न चुनाव में उन्होंने तीसरी बार पुनः निर्वाचित घोषित कर दिया था, जबकि 30 अगस्त को वह तीसरे कार्यकाल के लिए कार्यभार यह संभालने वाले थे। अफ्रीका के सबसे भ्रष्ट नेताओं में गिने जाने वाले अली बोंगे 2009 से अपने पिता उमार बोंगे के निधन के बाद से ही वहां सत्ता पर कब्जा जमाए हुए थे तथा इनसे पहले इनके पिता ने 41 वर्ष तक देश में शासन किया था। सत्ता पर कब्जा करते हुए जनरल ब्राइस सी ओलिगुई नगुयेमा ने स्वयं को संक्रमण कालीन राष्ट्रपति घोषित किया, है ना, करते हुए रेमंड नेडोंग सीमा को अंतिम प्रधानमंत्री वहीं घोषित किया। तो देख सकते हैं अफ्रीका के मध्य जो है पश्चिम मध्य में अटलांटिक सागर के तट पर स्थित गैबोन की जनसंख्या लगभग 20 लाख है। तेल संपन्न गैबोन की सीमाएं जो है कैमरून, इक्वेटोरियल गिनी तथा कांगो से लगती है ना। तेल संपन्न गैबोन 1885 से लेकर 1960 तक के फ्रांस के अधीन रहा है और फ्रांस से स्वतंत्रता मिलने के बाद 62 वर्ष में 56 वर्षों तक बोंगे परिवार की शासन वहां रहा है। अफ्रीका का यह 8वां बड़ा तेल उत्पादक देश ओपेक के साथ साथ राष्ट्रमंडल का भी सदस्य है। तो सेना के द्वारा किए गए तख्ता पलट की अफ्रीकी देश ने आलोचना भी किया है तथा राष्ट्रमंडल की उसकी सदस्यता को भी आंशिक रूप से निलंबित कर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं जो बेनेनु एस्टेरॉयड है, एक बेनेनु एस्टेरॉयड से पत्थर के टुकड़े लाने के लिए नासा के जो है ओसिरिस जो है रेक्स यात्रा का 7 वर्षीय मिशन सफल हुआ। ये कितने वर्षों से चल रहा था? तो 7 वर्षों से चल रहा था। यह जो है सफल हो चुका है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। धरती से लगभग दोस्तों कितना करोड़ किलोमीटर, 8.23 करोड़ किलोमीटर दूरी पर बेनोई क्षुद्र ग्रह है से चट्टान या पत्थर के टुकड़े के सैंपल लाने के लिए अंतरिक्ष यात्री जो है एजेंसी नासा के द्वारा यह 7 वर्ष से पहले ही रवाना किया जा चुका है। उसका नाम है ओसिरिस रेक्स यान अपने जो है मिशन की कामयाबी के बाद 24 सितंबर 2023 को पृथ्वी पे वापस लौटा। और यह कब गया था दोस्तों? तो इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। इसके कब गया था? 8 सितंबर 2016 को गया था। और आया कब है दोस्तों? 2023 में आया है, 7 वर्षों बाद आया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बेनेनु व अन्य क्षुद्र ग्रह 4.5 अरब वर्ष पहले सौरमंडल की शुरुआत में ही बने थे। यह क्षुद्र ग्रहों को बनने के बाद बचे हुए पदार्थ तथा इसके गहन अध्ययन करके सौरमंडल की उत्पत्ति के संबंधों में जानकारी एकत्र की जा सकेगी। इसके लिए यह सफल परीक्षण हुआ है।
नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ में महासभा के 78वें सत्र 78वें सत्र के 78वें सत्र में जो है विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर का प्रभावशाली संबोधन क्या रहा, तो देखिए इस बारे में पढ़ते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के 5 सितंबर 2023 को यह संपन्न शुरू हुआ। इसके सालाना सत्र को भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 26 सितंबर को संबोधित किया। अपने इस प्रभावपूर्ण संबोधन की शुरुआत उन्होंने हाथ जोड़कर भारत की ओर से नमस्ते किया और 17 मिनट के अपने इस संबोधन में नियम आधारित ऑर्डर व संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सम्मान का आह्वान सभी देशों से करते हुए दूसरे देशों के अंतिम मामलों में दखल न देने का आह्वान भी उन्होंने किया। आतंकवाद के विरुद्ध उन्होंने बात रखा। भारत के रुख को सबके सामने रखते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा कि आतंकवाद, उग्रवाद या हिंसा पर प्रतिक्रिया राजनीतिक सहूलियता से नहीं होनी चाहिए ना। और राष्ट्रीय जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि वे दिन बीत गए जब कुछ राष्ट्र एजेंडा तय करते थे कि उम्मीद करते थे कि दूसरे भी उनकी बात मान लें। उन्होंने कहा है कि यह अनिश्चित काल तक नहीं चल सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जब हम अग्रणी बनने के आकांक्षी रखते हैं तो यह आत्म प्रशंसा के लिए नहीं बल्कि बड़ी जिम्मेदारी उठाने तथा और अधिक योगदान करने के लिए होता है ना। अब आते हैं शेष पृष्ठ 36 पे, देखते क्या है। शेष पृष्ठ 36 पे यही दिया है जो 23 पृष्ठ का है। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत जो है अलग अलग साझेदारों के साथ सहयोग में वृद्धि चाहता है। उन्होंने कहा कि गुटनिरपेक्ष के युग से निकलकर हम अब विश्व मित्र के अवधारणा विकसित की है। यह विभिन्न देशों के साथ जुड़ने तथा जहां आवश्यक हो हितों में सामंजस्य स्थापित करने की हमारी क्षमता व इच्छा को दर्शाता है। उन्होंने कहा है कि भारत की पहल पर अफ्रीकी संघ जो है G20 सदस्य बना है। इससे संयुक्त राष्ट्र संघ को भी सुरक्षा परिषद को समसामयिक बनने में प्रेरणा मिलनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के इस सत्र में भारतीय विदेश मंत्री के संबोधन का यह बड़ा हिस्सा वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते कद व उसकी नेतृत्व क्षमता को सामने लाने पर भी केंद्रित रहा है। यह विशेष बात उस संबोधन में भी रही कि जिस मंच से भारत अभी तक अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान पर आतंकवाद से संबंधित प्रहार मुख्यतः करता रहा है। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर जो है अभी प्रधान कार्यवाहक रूप से हैं के एक सप्ताह पूर्व इसी मंच से कश्मीर को लेकर किए गए अर्नगल प्रलाप के बावजूद भारतीय विदेश मंत्री के संबोधन में कश्मीर व पाकिस्तान का कोई विशेष जिक्र नहीं आया। भारत की शक्तियों व समर्थन के बाद करते हुए विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया है कि बदला हुआ भारत है जो न केवल संयुक्त राष्ट्र के मंच से अपनी दावेदारी की बात करता है बल्कि आवश्यकता पड़ने पर किसी महाशक्ति को भी आड़े हाथ लेने में भी नहीं हिचकिचाता है। तो यहीं तक ख़त्म होता है हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। हम लोग फिर जो लेकर आएंगे वो रहेगा आर्थिक परिदृश्य से रहेगा दोस्तों। तो आर्थिक वाणिज्य परिदृश्य को हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। फिर मिलते हैं।